नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। नजर करते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नागम्य वांगचुक से मुलाकात की। मस्कत से कोचीन जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में मस्कत एयरपोर्ट पर टेक ऑफ में आग लगी। 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची यूरोप और फ्रांस की विदेशी मंत्री कैथरीन कोलोन ने बुधवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कांग्रेस से अलग होने के बाद वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अगले कुछ दिनों में नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ भारतीय सेना दिन ब दिन खुद को अपग्रेड करने में लगी। रुक करते हैं खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नागम्य वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक ने विदेश सचिव विनय कात्रा से भी मुलाकात की और आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल से मुलाकात करेंगे। भूटान ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन रूपरेखा समझौते की पुष्टि की। भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों का मूल ढांचा दोनों देशों के बीच 1949 में हस्ताक्षरीय मैत्री और सहयोग की संधि थी। इसने दोनों देशों के बीच शांति और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया। सन 2007 में संधि को संशोधित किया गया था। हालांकि भूटान भारत को अपनी विदेश नीति का मार्गदर्शन देने के लिए सहमत हो गया और दोनों देश विदेश और रक्षा मामलों पर एक दूसरे से बारीकी से परामर्श करेंगे। राजनयिक संबंध 1968 में थिम्पू में भारत के एक विशेष कार्यालय की स्थापना के साथ स्थापित किए गए। भारत और भूटान के बीच सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, व्यापार, परागमन, आर्थिक और जल विद्युत और विकास सहयोग और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में कई सांस्थानिक और राजनीतिक तंत्र है। भूटान 4 भारतीय राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ 699 किमी की लंबाई के साथ अपनी सीमा साझा करता है और भारत और चीन के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। भूटान भारत के लिए एक बफर राज्य के रूप में है। महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यह चिकन नेक कॉरिडोर की रक्षा करने चीन के खिलाफ रक्षा के रूप में कार्य करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार 1972 के भारत भूटान व्यापार और परागमन समझौते द्वारा शासित है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मस्कत से कोचीन जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 442 में मस्कत एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से आग लग गई। दरअसल फ्लाइट उड़ान भरने की ही वाली थी, उसके अंदर धुआं दिखने लगा। जांच में पता चला कि इंजन में आग लगी है। फ्लाइट में सवार सभी 141 का यात्री और चालक दल के 6 सदस्यों को सुरक्षित निकाल दिया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस बारे में जानकारी साझा की है। साथ ही बताया कि यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए रिलीफ फ्लाइट का इंतजाम किया जा रहा है। इससे पहले जुलाई 2022 में कालीकट से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को मस्कत की ओर मोड़ना पड़ा था। दरअसल फ्लाइट में कुछ जलने की गंध आ रही थी। किसी अनहोनी से बचने के लिए फ्लाइट को मस्कत की ओर डायवर्ट कर दिया गया था। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के फॉरवर्ड गैलरी में एक वेंट से जलने की गंध आई, जिसके बाद प्लेन को मस्कत डायवर्ट कर दिया गया। 14 जुलाई को दिल्ली से वडोदरा जा रहे एक इंडिगो की फ्लाइट 6E859 की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। बताया गया था कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उसकी आपदा लैंडिंग कराई गई थी। 14 जुलाई को ही दिल्ली में मणिपुर की राजधानी फंसाला का जा रही इंडिगो की फ्लाइट को खराब मौसम के चलते कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ना था। इस विमान में 141 यात्री सवार थे। 5 जुलाई को स्पाइस जेट विमान के एक के बाद 1-2 हादसे टले। पहला मामला सुबह का था, जब दिल्ली से दुबई जा रही विमान में तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान ने कराची में लैंडिंग करानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक फ्यूल लीक की वजह से फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। दूसरा मामला कांडला से मुंबई जा रहे विमान का था, जब हवा में करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर स्पाइस जेट की विमान के विंडशील्ड आउटर पैन में दरार आ गई, जिसके बाद विमान को मुंबई में सुरक्षित उतारा गया था।
3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे यूरोप और फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने बुधवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के नेता आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। कथित तौर पर फ्रांसिस एफएम कोलोना और कल मुंबई की यात्रा करेगी और उद्योग जगत के नेताओं से मुलाकात करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोलोना की यात्रा व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवास और गतिशीलता, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। बुधवार को भारत पहुंचे फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच पिछले 25 वर्षों में मजबूत रणनीतिक साझेदारी है और वे दुनिया में शांति और स्थिरता लाना चाहते हैं। यह एक मंत्री के रूप में मेरी पहली भारत यात्रा है, लेकिन भारत की मेरी पहली यात्रा नहीं है, लेकिन मैं एशियाई क्षेत्र में एक मंत्री के रूप में अपनी पहली यात्रा के रूप में भारत को चुनना चाहता था, इसलिए यह एक जानबूझकर पसंद है। इसका कारण यह है कि फ्रांस और भारत ने पिछले 25 वर्षों में अपनी रणनीतिक साझेदारी के साथ एक मजबूत साझेदारी की है। हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हम इस दुनिया में कुछ शांति और स्थिरता लाना चाहते हैं। कोलोना ने आगे कहा कि दोनों देशों ने न केवल रक्षा और सुरक्षा पर बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी साथ मिलकर काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम न केवल रक्षा सुरक्षा पर बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी एक साथ काम करते रहे हैं। हम और अधिक करना चाहते हैं और ये यात्रा की भावना है। मैं अभी यात्रा शुरू कर रहा हूं। हम आपके कुछ मंत्रियों को देखेंगे। सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज बाद में प्राप्त किया जाएगा, मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा। कांग्रेस से अलग होने के बाद वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अगले कुछ दिनों में नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। पार्टी के ऐलान से पहले वे लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। अब उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है कि वह राहुल गांधी की तरह किसी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करते। उन्होंने कहा वे व्यक्ति की नहीं बल्कि नीतियों की आलोचना करते हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन पर तंज कसते हुए कहा, मौसम बदल गया है। गुलाम नबी आजाद ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि वे राहुल गांधी की तरह किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, जब संसद में 7 साल तक एक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे तो पीएम मोदी की नीतियों की जमकर आलोचना की, लेकिन अब उनका नाम भाजपा से जोड़ा जा रहा है। आजाद ने कहा कि राहुल गांधी ने G23 बनने के बाद उन्हें बीजेपी से जोड़ना शुरू कर दिया था। जब हमने पूर्णकालीन अध्यक्ष की मांग करते हुए पत्र लिखा तो वे भड़क गए और झूठ फैलाया कि यह पत्र पीएम मोदी के इशारे पर लिखा गया था। यह झूठ कांग्रेस कार्य समिति और नेता से शुरू हुआ। साक्षात्कार में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वे पत्र पीएम मोदी के कहने पर लिखा गया तो मैंने कहा पीएम मोदी पागल नहीं है कि वे हमसे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कहेंगे। गुलाम नबी को कोई हुक्म नहीं दे सकता। मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है और एक भी प्राथमिकी नहीं है। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैं किसी से क्यों डरूं? मैं संसद में 7 साल तक पीएम मोदी के पास बैठा रहा और उनकी नीतियों की तीखी आलोचना की। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं व्यक्तिगत हमले नहीं करता। मैं नीतियों पर हमला करता हूं, व्यक्तियों पर नहीं, क्योंकि अल्लाह व्यक्ति बनाता है। विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही भारतीय सेना दिन ब दिन खुद को अपग्रेड करने में लगी है। वह अपने आप को स्वचालित हथियारों से लैस कर रही है और समय समय पर अपने विरोधियों को अपने साहसिक कारनामों से आगाह कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण दिया है भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने, जिन्होंने चंद घंटों में ही लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पर पुल का निर्माण कर दिया। इस ब्रिज को फ्लोटिंग ब्रिज कहा जाता है। इस पुल के निर्माण के बाद तकनीक के किंग चिन की आंखें भी फटी रह गई है। सिंधु नदी पर सेना द्वारा बनाए गए अस्थायी पुल का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि कई वाहन पुल का माल ढो रहे हैं। एक कर वाहन नदी में चले जाते हैं और माल गिर जाता है। यह अस्थायी पुल एक तरह से स्वचालित है। पानी में गिराने के बाद यह अपने आप खुल जाता है। इसके बाद एक कर सभी को जोड़ा जा रहा है। देखते ही देखते पुल भर में बनकर तैयार हो गया और उस पर सेना की वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई। इस पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दुनिया जमकर इसकी तारीफ कर रही है। उधर भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रविवार को लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। सेना प्रमुख का अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए एक वीडियो भी सामने आया। इसके साथ ही सेना प्रमुख हेलीकॉप्टर की जानकारी भी लेते नजर आ रहे हैं।
वक्त हुआ एक छोटे से विराम का, लेते एक विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, ढोल उठा ये जग सारा जय। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। विराम बाद नजर करते हैं आगे की खबरों पर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के हैफ सिरमल में मंगलवार को संदिग्ध विस्फोट में 3 बच्चे घायल हो गए। सोमवार को इस स्थान पर सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में आतंकी को मार गिराया था। मिली जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर मुठभेड़ हुई वहां एक गोला छूट गया था। जब मंगलवार को वहां बच्चे खेल रहे थे कि गोले में विस्फोट हो गया, जिसके 3 लड़के घायल हो गए। उन्हें तुरंत निकटवर्ती प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सोपिया के हैफ सिरमल में सोमवार को आतंकी के मारे जाने के बाद ऑपरेशन समाप्त हो गया। सुरक्षा बल के जवान अक्सर मुठभेड़ एवं आसपास के क्षेत्र की व्यापक जांच करते हैं कि कहीं कोई विस्फोटक न हो, ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान ऐसे प्रयास करते हैं कि विस्फोटकों को छोड़ दिया जाए, ताकि जब सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान चलाए तो विस्फोट से उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि बच्चों ने इस गोले से छेड़छाड़ की जिसमें विस्फोट हो गया। गौरतलब है कि पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब बच्चों ने विस्फोट को छेड़छाड़ की और विस्फोट में जान नुकसान झेलना पड़ा। यूपी में अपराधियों के घर पर चलने वाला बुलडोजर मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस के नाम आ रहा है। मामला प्रदेश के कटनी जिले का है। बरहनी थाना क्षेत्र में खितौली रोड पर सोमवार को 2 बाइक की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानिक लोगों का कहना है कि हादसे के बाद उन्होंने घायल को ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया था, लेकिन आधे घंटे के बाद भी वो नहीं आई। ऐसे में घायल की बिगड़ी हालत को देख उसे खुद ही जेसीबी से अस्पताल ले जाना पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने ऑटो वालों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं रुका। इसके बाद एक दुकानदार अपने जेसीबी के लोडिंग बकेट में ही उठाकर घायल युवक को अस्पताल ले गया। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। हादसे में गैरतलाई गांव के महेश बर्मन को गंभीर चोट आई थी। वह दर्द से करा रहा था, लेकिन सड़क से गुजरने वाले किसी वाहन चालक ने उसकी मदद नहीं की। जहां हादसा हुआ वहां पास ही में
पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की ऑटोमोबाइल की दुकान है। उनके पास जेसीबी है। उन्होंने अपने दोस्त रफीक की मदद से घायल को जेसीबी के सामने वाले हिस्से में लेटाया और उसी बरही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकर पहुंचे। हादसे में महेश के पैर में फ्रैक्चर निकला। यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महेश मोटर बाइकिंग का काम करता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुधवार को एक बस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मंडी और पुंछ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना के साथ स्थानीय लोगों ने बस में फंसे घायल यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से 5 लोगों को जिला अस्पताल से जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया है। मंडी तहसीलदार शाहजाद लतीफ ने मुताबिक दुर्घटना सवजियों के पास सुबह करीब 8:30 बजे हुई थी। मिनी बस मंडी से सवजिया जा रही थी। बस जैसे ही सवजिया के पास बरारी बल्हा पहुंची, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई। बाकी 4 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी मृतकों के परिवार को 5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। पीएमएनएफआरएफ ने भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुर्घटना पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया, पुंछ के सवजिया में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। ग्वालियर में बुधवार को पुलिस और जूनियर डॉक्टर आपस में भिड़ गए। यह हालात जुड़ा द्वारा सीएसपी के साथ की गई अभद्रता के बाद बने। मंगलवार रात को सड़क पर कार में बैठकर शराब पी रहे जुड़ा को जब सीएसपी ने रोका तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी की चाबी छीनकर टायर पंचर कर दिया। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया और उनके गनर से मारपीट भी की। इसके बाद बुधवार की सुबह पुलिस ने हॉस्टल पर बंदिश देते हुए जुड़ा को खींचकर निकाला और थाने ले गई। पुलिस की कार्यवाही के दौरान कई छात्र हॉस्टल की छत पर भागते नजर आए। एएसपी शहर मुखांगी डेका ने बताया कि रात 2 बजे सीएसपी मुरार ऋषिकेश मीणा रात्रि गश्त पर निकले थे। मेडिकल कॉलेज रोड पर कुछ लड़के कार खड़ी करके शराब पी रहे थे। उन्होंने जब लड़कों को रोकने की कोशिश की तो वे कार लेकर रविशंकर हॉस्टल में घुस गए। वे जूनियर डॉक्टर थे। सीएसपी के हॉस्टल में गाड़ी लेकर दाखिल होते ही अन्य जूनियर डॉक्टर भी हॉस्टल से बाहर आ गए। उन्होंने सबसे पहले गाड़ी की चाबी छीनी और टायर पंक्चर कर दिया। इसके बाद सीएसपी से उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया गया। सीएसपी को बचाने आए नगर घर को मेडिकल छात्र खींचकर अंदर ले गए और बंधक बनाकर बेरहमी से पिटा। वायरलेस सेट पर सूचना मिलते ही रात गश्त पर निकले अन्य थाना प्रभारी और फोर्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने गनर को बचाया। हंगामे के दौरान मौके पर मेडिकल कॉलेज के डीन और हॉस्टल वार्डन भी पहुंचे। पुलिस ने प्रबंधन से छीना मोबाइल और चाबी वापस करते और दोषी जूनियर डॉक्टर को सुपुर्द करने को कहा। साथ ही कानून के अनुसार ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। सुबह 5 बजे तक भी जब प्रबंधन नहीं माना तो सीएसपी ने आला अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद मामला डीजीपी तक पहुंच गया। कुछ ही देर में भारी संख्या में पुलिस बस हॉस्टल पहुंचा। पुलिस हॉस्टल कमरे से जुड़ा को खींचकर बाहर निकाल लाई और पुलिस के तेवर देखकर हॉस्टल में हंगामा मच गया। डंडा चलता देख जुड़ा छत की ओर भागे। वे बचने के लिए आसपास की छतों पर कूदने लगे। इसी दौरान कुछ छात्र गिरकर घायल भी हुए। पुलिस ने भी भाग रहे छात्रों को दौड़ा कर पीटा। छिना हुआ मोबाइल और गाड़ी की चाबी सवरेज चैम्बर में मिली। पुष्कर की सभा में जूता उछाल कांड के बाद खेल मंत्री अशोक चांदना पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर खुलकर हमले कर रहे हैं। पहली बार सचिन पायलट पर गहलोत सरकार का कोई मंत्री इस अंदाज में निशान साध रहा है। राजनीतिक जानकार इसके पीछे सियासी कारण बता रहे हैं। साथ ही अब यह लड़ाई और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। इसे अशोक गहलोत खेमे की तरफ से लड़ी जाने वाली लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पायलट को लेकर चांदना की तख्तीक सी
सियासी कई वजह हो सकती है। वे दोनों गुर्जर समाज से आते हैं। पायलट परिवार का राजस्थान और पड़ोसी राज्यों गुर्जर समाज में बड़ा प्रभाव है। इसका फायदा सीधे तौर पर सचिन पायलट को मिला। पायलट के मुकाबले चांदना गुर्जर समाज में प्रभाव के मामले में अभी जूनियर माने जाते हैं। यूथ कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहने से लेकर आंदोलन करने के कारण प्रदेश भर के चांदना की पहचान जरूरी है, लेकिन पायलट की सियासी लकीर बड़ी है। बता देते हैं कि अब पायलट विरोधी खेमा चांदना की लकीर को बड़ा करने के प्रयास में है, इसलिए गहलोत और पायलट के खेमे की लड़ाई के बीच चांदना की एंट्री हुई है। जूता उछाल घटना के बाद कांग्रेस में पायलट विरोधी घड़ा लगातार आक्रामक है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चांदना को अब पायलट विरोधी खेमा गुर्जर समाज में बड़ा नेता बनाने की मुहिम पर काम कर रहा है। पायलट विरोधी घड़े की रणनीति जुझारू चेहरे के तौर पर अशोक चांदना को गुर्जर समाज में बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की है। गुर्जर समाज में पायलट के बराबर नेता तैयार करने की रणनीति पर काम चल रहा है। पायलट फैक्टर को बैलेंस करने के लिए गहलोत सरकार में गुर्जर समाज से अशोक चांदना के बाद शकुंतला रावत का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पिछले विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट के सीएम बनने के परसेप्शन से गुर्जर वोटों का कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिला। राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि गुर्जर समाज के एक तरफा वोट कांग्रेस को मिले थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी से एक भी गुर्जर विधायक नहीं जीता और कांग्रेस के गुर्जर समाज से 8 विधायक बने। गुर्जर पहले बीजेपी की तरफ रुझान रखते थे, लेकिन पायलट फैक्टर से नैरेटिव बदला। गुर्जर समाज के वोटर्स पर सामाजिक तौर पर पकड़ बनाने के मकसद से अब लकीर बड़ी करने की लड़ाई शुरू हो गई है। जो लोग इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर इस प्रकार की हुड़दंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जिस मंच पर सरकार के मंत्री बैठे हों, जिस मंच पर समाज के इतने बड़े नेता, इतने प्रतिष्ठित लोग, समाज के जो शहीदों के परिवार के लोग हैं वो बैठे हों और उस पर कोई आम आदमी अगर जूता फेंक दे, इतनी किसी की हिम्मत है नहीं। किसी ने किया है तो प्री प्लान तरीके से उसको प्लान करके उसके ऊपर एक्शन हुआ है। हालांकि मैं समझता हूं कि राजनीतिक लोगों को कई प्रकार की घटनाओं से अपने जीवन में गुजरना पड़ता है। देश में हमने अनेक उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्रियों के ऊपर भी लोग जूता फेंकते हैं। तो ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन ये प्लान्ड घटना है। इस बात का दुख है। भविष्य में इसके कई तथ्य उजागर होंगे और जब उजागर होंगे तो उन तथ्यों के साथ में निश्चित रूप से सचिन पायलट को आपने डायरेक्ट ट्वीट पे लिया है जी, उनके नाम से बात बिल्कुल किया। क्या उन्होंने पिटवाया, क्या माने? जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से हुड़दंग कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक भाषा नहीं है। इस प्रकार से अगर इस स्तर पर राजनीति आ जाएगी, नेता एक दूसरे को इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व कर देंगे, तो ये ज्यादा कुछ नहीं, जनता के मुद्दों से भटकने वाला काम होगा। और मुझे लगता है कि नेताओं को जनता के मुद्दों से कभी नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार की हरकत कभी भी होनी नहीं चाहिए। कादा कीचड़ की बात आज आपने अपने संबोधन में हिंडोली में कही जी। बाहरी लोग, किसको बाहरी लोग माने और किसको कहें? जिन्होंने जूता फेंका, ये कादा कीचड़ जैसी हरकत है। आप बताइए, आप अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो कोई करता है? इस राजस्थान में 8 करोड़ जनसंख्या है, एक भी व्यक्ति अगर इसको एंडोर्स करता है कि किसी युग पुरुष जिसने इतनी बड़ी 12 साल की लड़ाई के बाद में एक जाति को नहीं 5 जातियों को आरक्षण दिलाने का काम किया, उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था, उस अंतिम संस्कार को ऐसे जूता चप्पल फेंक कर कलंकित, जिन परिवार के लोग जो शहीद हुए उस मिशन के अंदर, उनके लोगों को जाकर वो जूते चप्पल लगे हैं, तो ये कादा कीचड़ की मानसिकता है। अब इस उत्तर प्रदेश में पुलिस ने हाईवे पर नमाज पढ़ रहे 17 लोगों का चालान काटा है। ये लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये सभी लोग राजस्थान जा रही बस में सवार होकर शाहजहांपुर जा रहे थे। शाहजहांपुर में अजमेर जा रहे कुछ जायरीनों ने नेशनल हाईवे
किनारे नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विहिप कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नमाजियों ने विहिप कार्यकर्ताओं के आगे हाथ जोड़े और कान पकड़कर कहा कि पता नहीं है उत्तर प्रदेश में क्या कानून है। सूचना पर पहुंची पुलिस बस में सवार सभी नमाजियों को थाने लाई, जहां नमाज पढ़ने वाले 17 नमाजियों और बस का चालान कर किया। रात भर रुकने के बाद सभी नमाजी सुबह अजमेर के लिए रवाना हुए। पश्चिम बंगाल से एक बस में सवार 62 जायरीन अजमेर दरगाह जा रहे थे। बीते रविवार को जायरीनों की बस शाहजहांपुर के थाने तिहलकर क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर रुकी। उस वक्त नमाज का समय हो गया। बस में सवार 17 नाइजीरियन ने नेशनल हाईवे के किनारे नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज पढ़ने की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजेश अवस्थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। विहिप जिला मंत्री राजेश अवस्थी ने बताया कि कुछ लोगों ने नेशनल हाईवे पर नमाज पढ़ी थी। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए। नमाज पढ़ने वाले सभी वेस्ट बंगाल के थे। उनको बताया कि यूपी में बाबा की सरकार है, यहाँ रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ने वाले कह रहे थे कि यूपी के कानून के बारे में पता नहीं था, आगे से ऐसा नहीं होगा। पुलिस बुलाकर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई कराई गई है। वहीं एसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी ने बताया कि कुछ लोगों ने हाईवे किनारे नमाज पढ़ी थी। शिकायत पर पहुंची पुलिस सभी को थाने ले आई, जहां नमाज पढ़ने वाले 17 नमाजियों को शांति भंग में चालान कर दिया गया। बस का भी चालान किया गया है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। बाद नजर करते हैं आगे की खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के ताइवान पर हमले की आशंका के बीच एक और बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सीमा पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे दोनों देश को साल पहले भी नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए जंग लड़ चुके हैं। इसमें अजरबैजान की जीत हुई थी। अभी चल रही लड़ाई नागोर्नो काराबाख और आर्मेनिया के बीच सीमाई इलाके में हो रही है। और अजरबैजान ने आर्मेनिया पर बिना
उकसावे के हमले करने का आरोप लगाया। देश के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि सरहदी इलाकों में आर्मेनिया ने हाल के दिनों में भारी गोलीबारी की और बारूदी सुरंगें बिछाई है। इन हमलों को रोकने में हमारे 50 जवानों की मौत हुई है। इनमें 42 सैनिक और 8 सीमा सुरक्षा बल के जवान थे। इस पर आर्मेनिया ने कहा कि अजरबैजान अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। उसके जरमुक, गोरिश और कापन शहरों पर हमला किया गया है। अजरबैजान आम लोगों को निशाना बना रहा है। प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने बताया कि हमलों में अब तक 49 सैनिक मारे गए हैं। आर्मेनिया के गहदार कुनिक प्रांत के गवर्नर के मुताबिक अजरबैजान की गोलीबारी में 80 लोग घायल हुए। इनमें आम नागरिक भी शामिल है। अजरबैजान का कहना है कि वे सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, उनमें आम नागरिकों पर हमले नहीं किए। जवाब में आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अजरबैजान का नागरिकों को निशाना न बनाने का दावा गलत है। हमले के सबूत है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। अगस्त की शुरुआत में भी दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही देशों ने अपने अपने सैनिक मारे जाने का दावा किया था। तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था। रह रहकर झड़पें हो रही थी। ऑनलाइन विज्ञापनों के लिए गूगल के माध्यम एडकैट से प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचने के आरोप में यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड में 2 मुकदमे दायर हुए हैं। इनमें 2540 करोड़ डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है। दोनों देशों के प्रकाशनों के अनुसार गूगल द्वारा एकाधिकार के दुरुपयोग और गलत नीतियों की वजह से उन्हें विज्ञापनों से होने वाली आय में भारी नुकसान हुआ। गूगल की एडटेक नीतियों की यूरोपियन संघ और यूके पहले से जांच कर रहे हैं। पिछले साल फ्रांस के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर विज्ञापन के लिए गूगल को एड सर्वरों के एकाधिकार के दुरुपयोग का दोषी माना था। उस पर करीब 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस जुर्माने की वजह बने तथ्यों का गूगल ने विरोध नहीं किया। इस केस में शिकायतकर्ताओं की ओर से लड़ने वाली लॉ फर्म जेराडिन पार्टर्स ने ही अब दोनों ताजा मुकदमों को लिया है। नेदरलैंड में दायर मुकदमे में पूरे यूरोपियन संघ के प्रकाशक साथ आए हैं। वहीं गूगल ने इन मुकदमों को काल्पनिक धारणा पर आधारित और अवसरवादिता बताया। उसने कहा कि गूगल एडटेक ने अहम विज्ञापन प्लेटफॉर्म के रूप में सेवाएं दी, लाखों वेबसाइट व ऐप्स को बढ़ाने में सहायता की। वही पूरी ताकत से वे मुकदमे लड़ेगा। लॉ फर्म का आरोप है कि गूगल के प्रकाशकों के एड सर्वर और एड एक्सचेंज का दुरुपयोग किया। यह काम वह 2014 से कर रहा है। इस प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधि के प्रकाशकों को भारी नुकसान हुआ। खासतौर पर स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार मीडिया ने यह नुकसान सहा, जो हमारे समाज में अहम भूमिका निभाते हैं। अब समय आ गया है कि गूगल अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार कर क्षतिपूर्ति चुकाए। गूगल के अनुसार एडटेक डिजिटल विज्ञापन खरीदने, बेचने, मैनेज करने और उन्हें कई मायनों पर मापने में मदद करता है। यह एक जटिल एल्गोरिदम उपयोग करता है। उसका दावा है कि इससे विज्ञापनदाता सीधे ग्राहक तक पहुंचते हैं, वेबसाइट पर इंप्रेशन खरीदते हैं और ऑडियंस चुनते हैं। इंप्रेशन यानी विज्ञापन कितने लोगों ने देखा, क्लिक किया। जानकारों का मानना है कि गूगल एडटेक से विज्ञापनों को पूर्णतः नियंत्रण करता है, जो प्रतिस्पर्धा के नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को यहां शिवगिरी मठ में प्रसिद्ध दार्शनिक और समाज सुधारक नारायण गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित कर भारत जोड़ो यात्रा की आध्यात्मिक शुरुआत की। शिवगिरी मठ में गांधी ने वहां के स्वामियों के मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी के 3570 किलोमीटर और 150 दिन लंबे पैदल मार्च के केरल चरण के चौथे दिन की शुरुआत करने से पहले संत सुधारक को प्रार्थना की, जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरू हुआ और समाप्त होगा जम्मू और कश्मीर। फेसबुक पर अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने कहा कि महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु जी की समाधि पर मेरे सम्मान की पेशकश करने के लिए शिवगिरी मठ का दौरा किया। श्री नारायण गुरु ने लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया और महात्मा गांधी सहित हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं पर उनका बहुत प्रभाव था। यहाँ
नवाइनकुलम जंक्शन से सुबह 7 बजे के बाद शुरू हुई यात्रा उत्साहजनक रही और तिरुवनंतपुरम जिले में पिछले 3 दिन बिताने के बाद दिन के दौरान राज्य के कोल्लम जिले में प्रवेश करेगी। दिन की यात्रा का पहला चरण कोल्लम के चथनूर में रुकने वाला है और वहां से शाम 4 बजे फिर से शुरू होने की उम्मीद है। यह मार्च शाम को कोल्लम के पल्लिमकुम जंक्शन पर दिन के लिए रुकेगा, जिसके बाद गांधी का मदनंदा के पास एक जनसभा आयोजित करने का कार्यक्रम है। मंगलवार को उस दिन की यात्रा यहां कल्लम्बलम जंक्शन पर समाप्त होने के बाद गांधी ने सवाल किया था कि एक पार्टी जो खुद को हिंदुओं का प्रतिनिधि कहती है वह कथित तौर पर देश में अशांति फैला रही थी। जब हिंदू धर्म में पढ़ाया जाने वाला पहला शब्द ओम शांति है, उन्होंने कहा वे जहां भी जा रहे हैं वे सद्भाव को नष्ट कर रहे हैं, वे लोगों पर हमला कर रहे हैं, वे लोगों को बांट रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। केरल यात्रा का तीसरा दिन रुक रुक कर हो रही बारिश और भारी भीड़ के बीच आगे बढ़ गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि छाले भी उनकी यात्रा को नहीं रोकेंगे क्योंकि बारिश होने पर वह और सैकड़ों यात्रियों ने बिना छतरी के सड़कों पर मार्च किया। पैदल मार्च 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। 10 सितंबर की शाम को केरल में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा 1 अक्टूबर को कर्नाटक में प्रवेश करने से पहले 19 दिनों की अवधि में 7 जिलों को छूते हुए 450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राज्य से होकर गुजरेगी। समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा में धरना देने का ऐलान करने के बाद सपा विधायकों को नजरबंद किया जा रहा है। उनके आवास पर सुबह से ही पुलिस फोर्स लगा दी गई है। विधायक रविदास मल्होत्रा ने बताया कि सुबह 5 बजे ही उनके आवास पर पुलिस आ गई, उन्हें मॉर्निंग वॉक पर भी जाने नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट कर विधायकों के आवास पर पुलिस फोर्स लगाने जाने की घटना की निंदा की है। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता डीए व महंगाई राहत डीआर मिलने की राह प्रशस्त हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के एजेंडे वाली टेबल पर डीए डीआर की फाइल पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक अब उस फाइल पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। इससे पहले भी जब कभी यह फाइल टेबल पर पहुंची है, डीएडीआर की घोषणा हुई है। इस बार डीएडीआर में 4 से 5% की वृद्धि हो सकती है। मौजूदा समय में 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर इसमें 4% की बढ़ोतरी होती है तो डीएडीआर की दर 38% तक पहुंच जाएगी। विपक्ष भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। केंद्र सरकार एक वर्ष में 2 बार यानी जनवरी व जुलाई में खुदरा महंगाई के आंकड़ों के आधार पर डीएडीआर की दरों में संशोधन करती है। देश में अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई का स्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान से ऊपर पहुंच गया है। खुदरा महंगाई दर जून माह में 7% से ऊपर रही है। इस साल जनवरी माह से डीएडीआर में 3% की वृद्धि हुई थी। नतीजा डीएडीआर की दर 34% पर पहुंच गई थी। अब 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 4 से 5% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डेटा भी डीएडीआर में 5% तक की बढ़ोतरी की संभावना जता रहा है। केंद्र सरकार द्वारा डीएडीआर में वृद्धि करने के बाद सभी राज्य सरकारें भी अपने अपने कर्मियों को ये फायदा प्रदान करती है। इस वृद्धि का फायदा लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 63 लाख पेंशनरों को पहुंचेगा। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है तो डीए में 4% की वृद्धि होती तो 38% महंगाई भत्ते के हिसाब से उनके वेतन में लगभग 720 रुपए बढ़ जाएंगे। कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपए की तो उसे प्रतिमाह 1,000 रुपए का फायदा होगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है तो उसे प्रतिमाह 1,400 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 45,000 रुपए बेसिक सैलरी पर लगभग 1,800 रुपए बढ़ेंगे। ऐसे कर्मी जिन्होंने 52,000 रुपए बेसिक सैलरी मिलती है, डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 2,000 रुपए के ज्यादा का लाभ होगा।
राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी विधायकों को किडनैपिंग करने का गैंग है। दरअसल बीजेपी ऑपरेशनल लोटस चला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने चुनाव चिन्ह के नाम पर बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त का धंधा करती है। इसके अलावा सरकारों को गिराने का काम करती है। वहीं आप सांसद का कहना है कि बीजेपी ने एमपी, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा में यही काम किया। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना को भी तोड़ दिया। बजट दिल्ली में 800 करोड़ का था, वो पंजाब में आगे बढ़कर 1375 करोड़ रुपए तक का हो गया। संजय सिंह ने कहा कि 55 विधायकों को तोड़कर किडनैपिंग गैंग चलाना है तो 2100 करोड़ कैश रखा हुआ है। चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता की भलाई के लिए काम करते हैं और ये ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, वही केजरीवाल सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेंशन, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, फरिश्ते जैसी स्कीम चलाते हैं, जहां बीजेपी आप सरकार को तोड़ने का काम करती है। संजय सिंह ने आगे बताया कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत गोवा में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया। ऐसे में सीबीआई, ईडी अब वहां जाएगी। केजरीवाल मॉडल दिल्ली के पंजाब गया और अब गुजरात में भी चलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि हम कोई कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी के विधायक टूटेंगे नहीं। हमने शिकायत दी है, अगर अभी भी कार्रवाई नहीं की गई तो सीबीआई और ईडी को भी माना जाएगा कि वो इस किडनैपिंग के धंधे का हिस्सा है। जहां ऑपरेशन लोटस संविधान की हत्या का, सरकारों को गिराने का ऑपरेशन है। हालांकि पंजाब में 12 विधायकों को संपर्क करके 25-25 करोड़ का ऑफर दिया और दूसरों को तोड़ने पर 50 से 70 करोड़ का ऑफर दिया। तो ऐसे में हम मांग करते हैं कि जांच एजेंसी केस की जांच करे। दिल्ली में जो इनका 800 करोड़ का बजट था, वो बजट अब पंजाब में बढ़ गया है। करीब करीब 10 से 12 विधायकों को खरीदने के लिए पूरी योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। 25-25 करोड़ का ऑफर दिया और ये कुल संख्या विधायकों को तोड़ने की उनकी है 55। तो 1375 करोड़ रुपए अपना ये किडनैपिंग गैंग चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब का बजट रखा है। आम आदमी पार्टी हर राज्य में शिक्षा के बजट की बात करती है, स्वास्थ्य के बजट की बात करती है, बिजली के बजट की बात करती है, पानी के बजट की बात करती है, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा के बजट की बात करती है, विधवा पेंशन के बजट की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य विधायकों को खरीदने के बजट की बात करती है। दिल्ली का बजट है विधायक खरीदो 800 करोड़, पंजाब का बजट है 1375 करोड़। 2100 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी अपने जेब में घूम रही है। खबरों में अभी बस इतना ही, पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।